बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय लौह पुरुष सरदार पटेल को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, उसके साथ साथ जीवन जीने की कला और महत्व भी सिखलाता है। तो आइए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 10, लौह पुरुष सरदार पटेल। इस पाठ में सरदार पटेल के प्रेरणादायक जीवन को बताया गया है, जिन्हें हमारी तरफ से सदैव सादर नमन है। आइए इसे पढ़ते हैं। सुदृढ़ एवं विशाल शरीर, उनका सुदृढ़ शरीर था, कठोर शरीर था और बड़ा शरीर था। कठोर मुख मुद्रा और शत्रु के प्रति ललकार भरी उनकी आंखें थी। ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के करमसद नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी झवेर भाई पटेल एक साधारण किसान थे, यानी वो खेती किया करते थे। वे बड़े देशभक्ति से ओतप्रोत थे, साहसी थे और पराक्रमी थे। उन्होंने सन 1857 में के पहले जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हुआ था, उसमें उन्होंने भाग लिया था। वे लगभग 30 वर्ष तक झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की सेवा में रहकर अंग्रेजों के साथ में लड़ाई यानी युद्ध करते रहे। उसका नतीजा यह हुआ कि उनके परिवार को बहुत मुश्किलें, कठिनाइयां उठानी पड़ी। उनकी संपत्ति जो थी उसको जब्त कर लिया गया। भारत के कोने कोने में लीन झवेर भाई ने परवाह नहीं की, लेकिन फिर भी देश सेवा में झवेर भाई ने देश की सेवा नहीं छोड़ी। वल्लभ भाई के जीवन पर भी उनके पिता की वीरता और देश प्रेम की अमिट छाप पड़ी। अमिट यानी जो कभी ना मिट सके। वल्लभ भाई पटेल का बचपन उनके पैतृक गांव में ही बीता, जो कि था करमसद। वहीं उन्होंने शुरुआत की शिक्षा प्राप्त करी। माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्हें नैयाड़ और बड़ोदरा जाना पड़ा। वल्लभ भाई पटेल विद्यार्थी जीवन से ही बड़े निर्भीक यानी बड़े बहुत कम डरने वाले, स्पष्टवादी यानी साफ साफ बोलने वाले तथा स्वाभिमानी व्यक्ति थे। खतरे के प्रति सचेष्ट अर्थात वे जागरूक रहते थे, सचेत रहते थे। अद्भुत संगठन शक्ति यानी उनमें जोड़ने की शक्ति थी। और अपने संबंध में मौन, वल्लभ भाई की ये 3 विशेषताएं उन्हें भारतीय नेताओं से अलग कर देती हैं। यानी जो भारतीय नेताओं की जो विशेषताएं हैं, सबको डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो राज करो, वो सब कुछ वल्लभ भाई पटेल में नहीं थी। वल्लभ भाई उचित अवसर का सदुपयोग करना जानते थे, यानी कोई अच्छा मौका है तो उसको किस तरीके से उपयोग में लिया जाए वो उन्हें भली भांति आता था। वे सच्चे अर्थों में नरसिंह थे, यानी मनुष्य के रूप में सिंह यानी शेर थे, जो बोलते बहुत कम थे और काम ज्यादा करते थे। किसी गलत बात को मानने के लिए वो कभी भी तैयार नहीं होते थे। यहाँ तक कि वे गलत बातों पर अपने अध्यापक यानी अपने टीचर्स तक का भी विरोध कर देते थे। वल्लभ भाई पटेल ऊपर से जितने रूखे थे, निष्ठुर और अभिमानी लगते थे, वो अंदर से उतने ही ज्यादा सरल, कोमल और निरभिमानी थे, यानी उन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। उनके दिल में प्यार, ममता और दया का भाव हमेशा उठता रहता था, वो हिलोरे लेती थी। उसमें वे सारे गुण विद्यमान मौजूद थे जो एक महान राष्ट्र के नेता में होने जरूरी है। एक बार वल्लभ भाई की बगल में गिल्टी यानी एक फोड़ा हो गया, जो कि उन्होंने किसी ने बताया कि इस गिल्टी को गरम सलाख से दाग दो, यानी लोहे की जो गरम सलाख होती है, गरम लौध होती है, उससे तुम इसे फोड़ दो तो ये ठीक हो जाएगी। फिर क्या था, उन्होंने एक सलाख यानी एक लोहे की जो पतली सी रॉड होती है उसे गर्म कर लिया। फिर एक अपने दोस्त से कहा कि इससे मेरे फोड़े को दाग दो यानी फोड़ दो। ये सुनकर उनका दोस्त हैरान हो गया। उसने ऐसा करने में नाम जताई, यानी कि मैं ये नहीं कर सकता। तब उन्होंने खुद गरम सलाख को उठाया और अपने फोड़े में दाग लिया, अपना फोड़ा फोड़ दिया। और ताज्जुब की बात थी कि उन्होंने
उफ तक भी नहीं करी, यानी कोई भी रिएक्शन उन्होंने नहीं दिया। जरा सोचिए, अगर हमारे शरीर में गर्म सलाख डाल दी जाए तो कितना दर्द होगा। मानो वह साधारण सी बात हो। ऐसे कष्ट सहिष्णु, यानी वो ऐसे कष्ट सहने वाले थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पढ़ लिख कर वल्लभ भाई पटेल ने वकालत का पेशा अपनाया, यानी वो वकील बन गए। वे सच्चे मुकदमे लेने और उन्हें निभाने वाले वकील थे। एक बार जब वो अदालत में मुकदमे की ओर से बहस कर रहे थे तो उन्हें एक तार मिला। उन्होंने तार को जेब में रख लिया और अपनी बहस उन्होंने जारी रखी। सायकाल यानी शाम को 5 बजे अदालत का कार्य जब समाप्त हुआ तो उनके साथ वाले दोस्तों ने उन्हें बताया कि तुम्हारा तार आया था। तब श्री पटेल ने जेब से वो तार निकाला और उसे पढ़ा। उसमें उनकी पत्नी के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार था, यानी उनकी पत्नी की मृत्यु की खबर उस तार में थी। वे तब भी उस दुख को चुपचाप ही पी गए। उस समय वल्लभ भाई की उम्र केवल 33 यानी 33 इयर्स थी। उन्होंने आजीवन यानी पूरा जीवन दूसरी शादी नहीं की और न ही अपने दुख और दर्द को किसी दूसरे के सामने प्रकट किया। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ थे हमारे सरदार पटेल भाई। वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई विठल भाई को पढ़ाई के लिए पहले विलायत यानी फॉरेन भेजा और बाद में खुद सन 1910 में वो फॉरेन यानी विलायत गए। वहां भी उन्होंने अपनी प्रतिभा से सबको चकित हैरान कर दिया। बैरिस्टर की परीक्षा में उनका प्रथम स्थान यानी फर्स्ट स्पेस आया। इस पर उन्हें 50 पाउंड का पुरस्कार मिला। वे सारा समय अध्ययन में ही लगाते थे। विदेश से लौटकर वो अहमदाबाद में वकालत करने लगे और थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। इसी समय वे गांधी जी के संपर्क में आए। गांधी जी के आह्वान यानी गांधी जी के बुलावे पर उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तन मन धन से देश की सेवा में वो लग गए। गांधी जी का उन पर अटूट विश्वास था। सबसे पहले वल्लभ भाई ने गोधरा में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में गुजरात की बेगार प्रथा को खत्म किया, एक प्रस्ताव पास कराया। इस सम्मेलन में पहली बार भारतीय भाषाओं का भी प्रयोग किया गया। वल्लभ भाई की कोशिशों के फलस्वरूप गैर कानूनी बेगार प्रथा भी बंद हुई। वल्लभ भाई पटेल में संगठन की अद्भुत शक्ति थी, यानी वो लोगों को एकत्रित करने की जो शक्ति थी वो उनमें बहुत ज्यादा थी। उनमें नेतृत्व का विशेष गुण था। वल्लभ भाई ने नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। इस सत्याग्रह के कारण अंग्रेज सरकार को समझौते के लिए झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह के बाद उनका नाम संपूर्ण यानी सारे भारत में प्रसिद्ध हो गया। थोड़े समय बाद अंग्रेज सरकार को एक बार फिर वल्लभ भाई का लोहा मानना पड़ा। गुजरात के बोरसद नामक तालुके यानी तहसील पर 2,40,000 से ज्यादा रुपए का कर लगा दिया गया। इस जाति के विरोध में वल्लभ भाई ने लोगों को कर न देने के लिए इकट्ठा किया। मजबूरन सरकार को कर संबंधी आदेश भी अपना वापस लेना पड़ा। सन 1927 में बारदौली में प्रसिद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ। किसानों पर सरकार ने लगान की दर यानी रेट जो थी वो टैक्स की रेट बढ़ा दी। किसान वल्लभ भाई के पास गए। वल्लभ भाई ने कहा कि जो जोखिम यानी जो परेशानी उठाना हो तो मैं आपके लिए लड़ सकता हूँ। इस तरह उसके नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया। उन्होंने गांव वालों को इस तरह संगठित किया कि लगान मिलना तो दूर, गांव में अंग्रेज अफसरों को भोजन, रिहाइश और आवागमन यानी आने जाने के साधन भी मिलने मुश्किल हो गए। सरकार ने इसके विरोध में बहुत अत्याचार करे, बहुत उन लोगों को परेशान किया। गरीब किसानों के घरों के ताले फौज के जरिए तोड़वाकर सामान जब्त करके माल गुजारी वसूल करने की कोशिश की, लेकिन सरकारी खजाने में एक कौड़ी भी जमा नहीं हुई। हजारों लोग जेल गए, उनकी गाय भैंसों को जब्त कर लिया गया, लेकिन उन्होंने सिर नहीं झुकाया। यहाँ तक कि जब्त किए गए जो सामान थे
उनको ढोने के लिए भी कोई मजदूर उन्हें नहीं मिला था और जब्त की गई जायदाद की जो नीलामी थी, बोली लगाने के लिए भी कोई आदमी नहीं मिला। महीनों तक यही हाल रहा और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। इसी सफलता के कारण गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तभी से वे सरदार पटेल के नाम से मशहूर हो गए, फेमस हो गए। सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। सरकार ने इसे नहीं माना। गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह का नारा दिया। 12 मार्च को सबसे प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू कर दी गई। कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर उन्होंने नमक सत्याग्रह शुरू किया। सरदार पटेल ने इस सत्याग्रह में भाग लिया और वे गिरफ्तार किए गए। उनको 3 महीने की कैद और 500 रुपए की जुर्माने की सजा हुई। सरदार पटेल ने जुर्माना देना स्वीकार नहीं किया। उसकी जगह पर वे 3 महीने के कैद में यानी जेल में रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में 1942 में वो फिर से गिरफ्तार किए गए। अन्य सभी नेताओं के साथ 15 जून 1945 को वो भी छोड़े गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेज सरकार की वार्ताएं शुरू हुई यानी बातचीत शुरू हो गई। सरदार पटेल ने भी इसमें भाग लिया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। इसके कुछ महीने पहले गठित हुई अंतरिम सरकार में सरदार पटेल और गृह सूचना प्रसारण विभागों के वे सदस्य बने। बाद में भारतीय रियासतों का विभाजन उन्होंने संभाल लिया। फिर भी भारत के उप प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे, पर अब उन्हें स्वयं को एक कुशल प्रशासक भी सिद्ध उन्होंने किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में देश के सामने कई कठिन समस्याएं आई। सरदार पटेल ने बड़ी सूझबूझ से उन सभी समस्याओं पर काबू पा लिया। सरदार पटेल को जिस कार्य के लिए हमेशा याद किया जाएगा वह था देशी रियासतों का एकीकरण, यानी जो हमारे देश में छोटी छोटी रियासतों में आपसी फूट पड़ी हुई थी, उन सभी को सरदार पटेल ने एक कर दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी। अंग्रेजों का विचार था कि सभी रियासतें अलग रहें ताकि भारत में अंत तक फूट बनी रहे और भारत को संगठित करने के लिए इन सब रियासतों को मिलना बहुत जरूरी था। ये सरदार पटेल की सोच थी। सरदार पटेल ने इस विकट समस्या को अपनी दृढ़ता तथा सूझबूझ से हल कर दिखाया और उन्होंने कम से कम यानी लगभग 600 रियासतों को भारतीय संघ का अटूट अंग बनाकर भारत के मानचित्र को नया रूप प्रदान किया। संपूर्ण भारत में एकता स्थापित की गई। इसीलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष यानी लोहे का मनुष्य भी कहा जाता है, फौलादी व्यक्ति। सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र था कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। अपने 75वें जन्म दिवस पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया था कि उत्पादन बढ़ाओ, अपने देश में बनी हुई चीजों को बनाने का कार्य ज्यादा करो और खर्च घटाओ, खर्चे कम करो और अपव्यय बिल्कुल मत करो, यानी फिजूल खर्ची बिल्कुल भी मत करो। भारत का यह अमर सेनानी 15 दिसंबर 1950 को हमसे विदा हो गया। भारत के इतिहास में उसका नाम सदा स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। वे वास्तव में सरदार कहलाने के योग्य थे। तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य के ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।